बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामने ये पी का एक्ट है 2016। पहले इसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। अब इसका नया नाम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट अमेंडमेंट 2025 हो गया। हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें अमेंडमेंट की है, तो इस वजह से इसका नाम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट अमेंडमेंट 2025 बन गया इसका। इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं। आइए वो हम तब्दीलियाँ देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ की हैं इन्होंने। जो अमेंडमेंट्स की हैं वो कौन कौन सी हैं। अमेंडमेंट इस तरह से है कि इसमें जिस तरह से ये लिखा हुआ है कि एस्पर्शन मीन्स spreading false and harmful information which damages the reputation of a person, कि किसी भी शख्स के बारे में गलत किस्म की या उसकी शख्सियत को जो नुकसान दे या उसकी रेपुटेशन को जो डैमेज करे, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एस्पर्शन। तो फिर उसके बाद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अथॉरिटी, जिसके अंदर आता है कि मीन्स द सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 2A। फिर इस तरह से एक वर्ड आता है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट का ये मतलब है एनी पर्सन हु मेक्स कंप्लेंट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट and includes a victim or an individual having substantial reasons to believe that the offense has been committed। कि कोई भी बंदा नाज़रीन कोई ये कहे कि मेरे खिलाफ किसी ने कोई कंप्लेन कर दी है, अगर कोई कंप्लेनेंट जो जिसको हार्म ना हुआ हो, जिसको जो विक्टिम ना हुआ हो, उसकी बजाय कोई और बंदा कंप्लेन कर दे उस सर्टेन इशू के खिलाफ, उस मैटर के खिलाफ, तो वो कंप्लेन समझी जाएगी। इंक्वायरी है जी, इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑन अ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग, कि अगर किसी बंदे को किसी शख्स के खिलाफ या किसी भी ऐसी इदारे के खिलाफ या किसी बंदे के खिलाफ या ब्लॉगर्स के खिलाफ किसी के खिलाफ उसको कंप्लेन देनी है, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाकर रिटर्न में उसको कंप्लेन दे देगा। अनलॉफुल और ऑफेंसिव कंटेंट मीन्स द ऑफेंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 2R में लिखा हुआ है। पर्सन का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीन्स अ लीगल और नेचुरल पर्सन एंड इंक्लूड्स अ बॉडी, पॉलिटिक और कॉर्पोरेट। प्रेस्क्राइब्ड का यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड का क्या लिखा हुआ है जी, मीन्स रूल्स आर रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के तहत बनाए हुए हैं उसको प्रिस्क्राइब्ड कहा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, ये जो पी का एक्ट ने डिफाइन किया है, any person that owns, provides or manages online information system for provision of social media or social network सर्विस, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसने डिफाइन किया हुआ है। दूसरा ये है अ वेबसाइट एप्लीकेशन और मोबाइल वेब एप्लीकेशन platform or communication channel and any other such applications and services that permits a person to become a registered user, establish an account or create a public profile for the primary purpose of allowing the user to post or share user generated content through such an account or profile or enables one or more users to generate content that can be viewed, posted or shared by other users for such platform but shall not include the licenses of Pakistan Telecommunication Authority। यानी अगर कोई बंदा किसी के पास कोई वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है या कोई भी सोशल मीडिया का मीन्स इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है, जब तक उस बंदे के पास कोई लाइसेंस नहीं होगा, कोई अथॉरिटी नहीं होगी, वो किसी दूसरे बंदे का मवाद आगे शेयर नहीं कर सकता। फिर है जी द फॉलोइंग क्लास न्यू क्लास शैल बी इंसर्टेड, नेमली ट्रिब्यूनल मीन्स द सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिशमेंट अंडर चैप्टर IC। अच्छा, फिर इसके बाद ये जिक्र हुआ है अथॉरिटी का अमेंडमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, के ये अथॉरिटी की एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से होगी, ये बड़ा ज़रूरी है जी। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी, पावर फंक्शंस क्या है इस अथॉरिटी के, ये है कि ये क्या करेगी जी, प्रमोट एजुकेशन एंड रिसर्च इन द रिलेटेड फील्ड, प्रमोट इंसेंटिवाइज एंड फैसिलिटेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये इस तरह से इसकी लिखी हुई है। ये पावर्स एंड फंक्शंस हैं इसके अथॉरिटी के, कि ये किस तरह से इंगेज करेगी और क्या क्या इसने काम करने हैं। दूसरा क्या है जी, कंप्लेन टू द अथॉरिटी ऑन फेक इंफॉर्मेशन। Any person aggrieved by fake or false information may apply to the authority for removal or blocking access to such information, and the authority shall, on receipt of such application, forthwith but not later than 24 hours, pass such orders as it considers
necessary including an order for removal or blocking access to such information। अगर कोई बंदा उस अथॉरिटी को जाके कंप्लेन करता है कि कोई फेक इन्फॉर्मेशन है, तो अथॉरिटी उसको फ़ौरन जाके उसके ऊपर वो ऑर्डर इशू कर देगी। लेकिन ये ध्यान में रहे कि ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन फोर्थ विद बट नॉट लेटर देन 24 आवर्स, कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये एप्लीकेशन देनी। उसके बाद है जी कंपोजिशन ऑफ द अथॉरिटी, ये किस तरह से बनेगी अथॉरिटी की, इसके अंदर कौन कौन से लोग होंगे, कौन से डिपार्टमेंट होंगे, जर्नलिस्ट होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, इसके अंदर एडवोकेट होंगे, सोशल मीडिया प्रोफेशनल होंगे, आईटी प्रोफेशनल होंगे, और इनके पावर्स अथॉरिटी के क्या क्या होंगे। ये जी अथॉरिटी का जो चेयरमैन होगा, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर्स, ये किस तरह से हैं, ये सारे डिटेल उसके अंदर लिखी हुई है। मीटिंग उसकी कब होनी है, कैसे होनी है, ये यहाँ पे है जी उसकी अथॉरिटी की। यहाँ पे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द चेयरमैन के पावर फंक्शन क्या है, ये यहाँ पे है। उसके बाद आए ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़, उसके बारे में ये लिखा हुआ है इस एक्ट के बारे में। फिर फंड किस तरह से जमा करना है, एनुअल मीटिंग किस तरह से होनी है, बजट किस तरह से होना है, अकाउंट और इनके ऑडिट किस तरह से बनने, ये सब इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये मौजूद है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट अमेंडमेंट 2025, ये इसके अंदर है। अच्छा जी, उसके बाद है जी ये एनलिस्टमेंट। एनलिस्टमेंट ये होती है कि किसी द अथॉरिटी में रिक्वायर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू एनलिस्ट विद इट सच मैनर form and on payment of such fee as may be prescribed. The authority may stipulate in addition to requirements of this act such conditions are requisite as it may deem appropriate while enlisting a social media platform। फिर उसके बाद कहता है जी unlawful or offensive ऑनलाइन कंटेंट, ये बड़ा ज़रूरी है जी। द अथॉरिटी शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर रिमूवल और ब्लॉकिंग ऑफ ऑनलाइन कंटेंट इफ सच ऑनलाइन कंटेंट। ये अथॉरिटी के पास ये पावर या इख्तियार है, अगर वो समझती है या कोई बंदा उसको ये बताता है कि ये जनाब ऐसी चीज़ें हैं जो फ़लाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें चल रही हैं और इनका सद्भाव किया जाना चाहिए। वो क्या है जी, इज़ अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नज़रिए के ख़िलाफ़ हो, incites the public to violate the law, take the law in own hands with a view to coerce, intimidate, terrorize public, individuals, groups, communities, government officials and institutions। सोसाइटी के अंदर एक अनसर्टेनिटी पैदा करे, सिविल रेस्ट पैदा करे, एक टेररिज्म, एक टेरराइज करे पब्लिक को, इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को या कम्युनिटीज़ को थ्रेट पैदा करे और सोसाइटी के अंदर बेचैनी और इज़्तिराब पैदा करे, तो उसके लिए ये है जी, ये ऑफेंसिव हैं जो उस ऑनलाइन कॉन्टैक्ट के जो भी हैं वो इस ज़ुमरे में आते हैं। फिर उसके बाद है इंसिट्स पब्लिक आर सेक्शन ऑफ पब्लिक टू काज डैमेज टू गवर्नमेंट आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो भी गवर्नमेंट की है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अगर नुकसान पहुंचाएगा, कहीं भी कोई गवर्नमेंट के जिस तरह से दरख्त हैं, कोई बागात है, कोई मैदान है, कोई सड़क है, पुल है, किसी भी चीज़ को अगर गवर्नमेंट ने किसी जगह पे कुछ रुकावटें लगाई हैं, कोई नो गो एरिया बनाया है, अगर उस प्रॉपर्टी को हार्म करता है, उसके अंदर ट्रेस पास करता है उसको, तो ये उसके लिए ये बनता है जी। कोर्स टू इंटिमिडेट पब्लिक आर सेक्शन ऑफ पब्लिक एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कैरिंग ऑन देयर लॉफुल ट्रेड एंड डिस्टर्ब्स सिविक लाइफ। जो भी है उनकी सिविक लाइफ की जिंदगी, उसके अंदर को डिस्टर्ब करता है, तो इसके बाद एंड हेटेड एंड कंटेम्प्ट ऑन रिलीजियस, सेक्टेरियन और एथनिक बेसिस टू स्टेयर अप वायलेंस आर काज इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर कोई रिलीजियस अफेयर्स के ऊपर कोई इस तरह से बात करता है या कोई फिरकावारियत या कोई एथनिसिटी, लिंग्विस्टिकली या किसी भी तरीके से वो सोसाइटी के अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस पैदा करता है, सोसाइटी के तवाज़ुन को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उसकी ज़रूर बाज़पुर्स होगी। कंटेन्स एनीथिंग obscene or pornographic in contravention of any applicable law। ये जो pornographic वीडियोज़ वगैरह जो होती हैं, अगर कोई इसके अंदर मुलविस है तो इसको भी देखा जाएगा। is known to be fake or false or there exist sufficient reasons to believe that the same may be ही fake or false beyond a reasonable doubt। और ये भी देखा जाएगा कि अगर उसने कोई बात कर रहा है, उस बात के अंदर कोई सदाकत है या फेक है या मुसद्दका उसके पास रीज़न नहीं है, तो भी उसको घेरे में लिया जा सकता है, मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कंटेन्स aspersions against any person including member of judiciary, armed forces, मजलिस शूरा, पार्लियामेंट
आर आ प्रोविजनल असेंबली, कि कोई भी बंदा हो अगर उसके रेपुटेशन को अगर उसके डैमेज करता है, पार्लियामेंट का मेंबर है, उसकी रेपुटेशन को डैमेज करता है, आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है, फौज हो, पुलिस हो, कोई भी महकमा हो, कोई एजेंसी हो, या अदालत के जजेस हो, जुडिशरी को नुकसान पहुंचाता है, या मजलिस शूरा के, सेनेट के हो, कौमी असम्बली के हो, प्रोविंशियल असम्बली के हो, MP MNs हो, सेनेटर्स हो, उनके खिलाफ अगर कोई उनकी ऐसा कोई बनाता है, डिसरिस्पेक्ट करता है उनकी, तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। प्रमोट एंड encourages terrorism and other forms of violence against the state or its institutions, रियासत के खिलाफ अगर वो कोशिश करता है टेररिज्म को इनकरेज करने की, या स्टेट के इदारों के खिलाफ किसी भी तरह की वायलेशन को इनकरेज करता है, तो ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विदाउट prejudice to any other restrictions in this regard, while reporting the proceedings of the Majlis Shura of a Provincial Assembly, such portion of the proceedings as the Chairman of the Senate, the Speaker of the National Assembly, or the case may be, Speaker of the Provincial Assembly may have ordered to be expunged, shall not be streamed or made available for viewing on social media platforms in any manner, and every effort shall be made to release a fair account of the proceedings। नाज़रीन, ये आपने जब देखा होगा, जब कौमी असम्बली का इजलास होता है या सेनेट का इजलास होता है या हमारी सूबाई असम्बली का इजलास होता है, तो उसमें मुअज़्ज़ज़ मेंबरान अपनी स्पीचेस दे रहे होते हैं, अपनी बात कर रहे होते हैं, जो स्पीकर को एड्रेस कर रहे होते हैं। अगर स्पीकर ये कह दे या चेयरमैन सेनेट ये बात कह दे कि जनाब मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट या मुअज़्ज़ज़ सेनेटर साहब, हमने ये आपका लफ्ज़ एक्सपेंज कर दिया है जी, आप इसको एक्सपेंज कर दें, वो जब अपने स्टाफ से कहता है, सबऑर्डिनेट से कहता है, तो ऐसे लफ्ज़ मीडिया पे तो आ जाते हैं। अगर कोई बंदा उन एक्सपेंड स्टेटमेंट्स की कोई तशहीर करता है पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, या अपने किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, कोई सी भी एप्लीकेशन हो, अगर स्पीकर ने, कौमी असम्बली के स्पीकर ने, सूबाई असम्बली के स्पीकर ने, या चेयरमैन सेनेट ने उस स्टेटमेंट को कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर या प्रोविंशियल असम्बली के अंदर एक्सपंज किया हुआ है उस लफ्ज़ को, तो आप उसको बिल्कुल नहीं चला सकते, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अच्छा जी, आगे है जी, द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑन देयर रिप्रेजेंटेटिव आर मेंबर्स देयर ऑफ शैल नॉट बी स्ट्रीम्ड और मेड अवेलेबल फॉर व्यूइंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन एनी मैनर। जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन के उसके जो रिप्रेजेंटेटिव जो स्टेटमेंट होगी, उसको आप सोशल मीडिया के ऊपर नहीं चला सकते। आगे ये प्रोसीजर लिखा हुआ है जी, हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, अगर किसी के खिलाफ कोई ऑफेंस है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है जी। सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल बनाई हुई है जी, ये उसके खिलाफ कोई भी है तो इदारा उसको किस तरह से देखेगा, चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, ये सब लोग हैं, एक इदारा है, तो उसने बैठना है, उसके ऊपर जाके करना है। फिर है जी वायलेशन आर नॉन इम्प्लीमेंटेशन, कोई वायलेशन हो जाती है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, तो उसको हम किस तरह से करेंगे। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाई गई हैं, ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये देखना है जी, चेयरमैन होगा, उसके अंदर जर्नलिस्ट है, बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सब लोग ये उसमें बैठेंगे उस ट्रिब्यूनल के अंदर, और ये अपने डिसीजन देंगे वहाँ पे, जिस तरह से आर्बिट्रेशन का काम होता है। अच्छा जी, जुरिस्डिक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल, इसके क्या क्या जुरिस्डिक्शन है जी। ट्रिब्यूनल शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड प्लेटफॉर्म्स, सच फंक्शंस आर or may be conferred upon assigned to it by under this act or rules made thereunder। अच्छा जी, ये उसकी जुरिस्डिक्शन लिखी हुई है, ये उसकी डिसीजन है, अगर किसी के खिलाफ आ जाता है तो वो उसकी अपील के खिलाफ कहाँ जा सकता है जी, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अगर कोई पनिशमेंट फॉर फॉल्स एंड फेक इन्फॉर्मेशन, ये बड़ा ज़रूरी है जी। ये यहाँ पे है जी, intentionally disseminates, publicly exhibits or transmits any information through any information system that it knows or has reason to believe to be false or fake and likely to cause or create a sense of fear, panic or disorder or unrest in general public or society, shall be punished with imprisonment which may be extended upon 3 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2 मिलियन रुपीज़ और विद बोथ। अगर कोई बंदा ये जानता है कि खबर गलत है, उसने गलत तरीके से किसी भी वेबसाइट से लेके उसने आगे शाये कर दी है, तो उस बंदे के खिलाफ 3 साल की सज़ा है और 2 मिलियन का जुर्माना है उसके खिलाफ। अच्छा जी, आगे है जी, अमेंडमेंट किया हुआ है उन्होंने, ये जो FIA थी, FI एजेंसी,
साइबर क्राइम जो ये देखती थी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी साइबर क्राइम को ये देखती थी, इसके डायरेक्टर जनरल होते थे हर रीजन में। तो इस एक्ट की वजह से उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका नाम बना दिया है यहाँ पे। तो ये उसको देखेगी FIA की जगह पे, ये जितने भी यहाँ पे इसके आगे होंगे। उसके बाद जी हमारे पास आता है आगे इसके नेक्स्ट, पावर टू द इन्वेस्टिगेट। ये कौन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कहाँ पे किस तरह से इन्वेस्टिगेशंस करनी है, इनके ऑफिसेस कहाँ होंगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। तो फिर लास्ट में हमारे पास है पावर टू मेक रेगुलेशंस, कि इनके रूल्स रेगुलेशंस किस तरह से बनेंगे। तो इसके बाद ये जीपी का एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025, ये आपके सामने।